हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीकेडी बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, पुष्पक्रम एवं पुष्प। क्या है पुष्पक्रम और पुष्प क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पुष्पक्रम एवं पुष्प। तो पुष्पक्रम को पढ़ने से पहले अपन जान ले कि पुष्पक्रम की परिभाषा क्या है, या पुष्पावली, ग्रंथ, पुष्पाक्ष वगैरह क्या है, इसके बारे में। तो देखिए पुष्प क्या है। एक तो सबसे पहले कि पुष्प के बारे में अगर पढ़ते हैं अपन पुष्पक्रम या पुष्प, तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि पुष्प ही क्या है। तो देखिए पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह, मॉडिफाइड शूट। रूपांतरित प्ररोह यानी मॉडिफाइड शूट है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। किस प्रकार से, देखिए प्ररोह क्या होता है, शूट। शूट क्या है, जिसके ऊपर तना, पत्तियां, फल, फूल, शाखाएं, ये सभी यानी पौधे के ऊपरी भाग जो होते हैं, जमीन से ऊपरी भाग होते हैं, वो प्ररोह के अंतर्गत आते हैं। तो प्ररोह में पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, फल, फूल, ये सभी आते हैं। शाखाएं जहां से निकलती है, पत्तियां जहां से निकलती, वहां पर पर्वसंधियां होती हैं और उनके बीच की जगह को, दो पर्वसंधियों के बीच की जगह पर्व या इंटरनोड कहलाती है। पर्व जो है यानी कि नोड, पर्व संधियां है, नोड है, और इनके बीच जो जगह होती है, दो नोड के बीच की जगह, वो इंटरनोड कहलाती है। इंटरनोड। तो देखिए जहां भी इंटरनोड होती है, देखिए जैसे कि एक शाखा है इस प्रकार से, ये यहां पर ये पर्व संधि, जहां पर दो पर्व आकर जुड़ते हैं, पर्व यानी पोरियां, जहां पर जुड़ी होती है वहीं से शाखा निकलती है, यानी पर्व संधि से ये जो भाग है ये नोड है, ये पर्व संधि है। इस पर्व संधि से पत्तियां, शाखाएं, अपस्थानिक जड़ें और कलिकाएं आदि निकलती हैं, पुष्प कलिकाएं होती है, सभी निकलती हैं। तो इस पर्व संधि, एक पर्व संधि ये है, एक पर्व संधि या नोड ये है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, बीच की जगह है, ये दूरी कहलाती है इंटरनोड। पर्व पोरी या पर्व कहलाता है, और जहां पर जॉइंट होता है वो नोड या पर्व संधि होती है। इस पर्व संधि से पत्तियां निकली हुई होती हैं। नोड जहां होता है वहां से पत्तियां निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, ये सभी निकलती हैं। तो ये वाला जो भाग है ये प्ररोह है, जिसके अंदर शाखा भी है, पत्ती भी है, यहाँ से पुष्प कलिका भी निकल सकती है, यहाँ पर फल भी बन सकता है। ये सभी भाग एक शाखा पर हो रहे हैं, एक प्ररोह वाले तंत्र पर हो रहे हैं। अगर इन पर्व की दूरी कम कर दी जाए, ये जो पर्व है, लंबे लंबे पोरियां हैं, ये पर्व कम कर दी जाए, बहुत ही कॉम्पैक्ट कर दिए जाए, बहुत पास पास कर दिए जाए, या ये जो नोड है, ये इंटर नोड है, ये नहीं हो, पर्व के बीच की दूरी पर्व जो है वो नहीं हो, यानी बहुत कम हो जाए, बहुत ही छोटे हो जाए, तो क्या होगा, ये सभी पर्व संधियां पास पास आ जाएंगी, एक गुच्छे के रूप में हो जाएंगी। सभी पत्तियां पास पास, यानी सभी पर्व संधियां पास पास आ जाएं, जो भी पर्व संधि है, ये सभी पर्व संधि के बीच के जो पर्व है वो खत्म हो जाए और सभी पर्व संधि पास पास आ जाए, तो पत्तियों का एक गुच्छा बन जाएगा। इसी प्रकार से पुष्प का निर्माण भी हुआ कि पुष्प भी रूपांतरित प्ररोह है, यानी कि प्ररोह एक शाखा ही मॉडिफाइड होकर के, रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण कर रही है। तो इसके पुष्प के अंदर क्या है कि पुष्प जो है एक पुष्प फूल है, उस फूल के अंदर ये जो लंबी शाखा है ये छोटी सी डिस्क के रूप में होती है, एक पतली सी शाखा, एक पतली सी डिस्क के रूप में होती है, और इसके ऊपर सभी पुष्प की पंखुड़ियां आदि होती हैं, वो लगी हुई होती हैं। पुष्प की पंखुड़ियां यानी ये पत्तियां हैं, लगी होती हैं।
तो ये पत्तियां हैं, ये रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण कर रही है। ये प्रभो है, रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण या फ्लावर का निर्माण करता है। यहां पर ये जो फ्लावर बनता है उस समय यही पत्तियां अलग अलग कार्य करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती, रूपांतरित हो जाती हैं। कुछ बाह्य दल, बाहर की पत्तियां होती हैं वो हरी रह जाती हैं, बाह्य दल बनाती हैं। उसके अंदर की पत्तियों के अंदर एंथोसायनिन, एंथोजैंथिन जैसे कैरोटीन जैसे कुछ वर्णक होने के कारण से, रंगीन वर्णक होने के कारण से रंगीन होती है, वो दल बना लेते हैं। उसके अंदर के दो पत्तियां, उसके अंदर की जो पत्तियां होती हैं वो जनांगों की तरह कार्य करती हैं, पुमंग और जायांग का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से पुष्प भी एक रूपांतरित प्ररो है, एक रूपांतरित शाखा है जिसकी पर्व संधियां बहुत ही छोटी या खत्म हो गई है। सॉरी, पर्व खत्म हो गए हैं, पर्व संधियां पास पास आ गई हैं। वो है एक पुष्प, एक रूपांतरित पुष्प। तो पुष्प के अंदर सभी भाग जो होते हैं वो पत्तियों के रूपांतरित होते हैं, पत्तियों के रूपांतरित होते हैं और प्ररो भाग रूपांतरित होकर के पत्तियां पास पास आ जाती, पर्व संधियां पास पास आ जाती हैं, पर्व छोटे हो जाते हैं। इस कारण से सभी पत्तियां गुच्छे के रूप में बन जाती हैं और ये पत्ते रूपांतरित होकर के अलग अलग तरह से कार्य करती हैं और पुष्प का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से रूपांतरित प्ररो, मॉडिफाइड शूट है एक फ्लावर। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। तो जहां पर प्ररो का शीर्ष, अब यहां पर बात करें अपन प्ररो पत्ती के अंदर, शाखा के अंदर, तो शाखा का अंतिम पार्ट भी होता है। ये इस प्रकार शाखा होती है और शाखा का अंतिम भाग भी होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती है, ऊपर का भाग। तो पत्ती का जो आखिरी भाग होता है वहां पर सबसे शीर्ष मेरिस्टेम होता है या विभज्योतक उत्तक होता है, जिसको प्ररो का शीर्ष मेरिस्टेम कहा जाता है। प्ररो का शीर्ष मेरिस्टेम होता है, वह भी रूपांतरित, परिवर्तित हो जाता है पुष्प के मेरिस्टेम में, पुष्प के विभज्योतक में। मेरिस्टेम विभज्योतक उत्तक होता है, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम विभज्योतक उत्तक। तो ये विभज्योतक उत्तक में बदल जाता है। प्ररो का विभज्योतक उत्तक भी परिवर्तित हो जाता है और पुष्प के विभज्योतक उत्तक की तरह कार्य करता है। पुष्पों में सामान्यतः संघनित पर्व, यानी पुष्पों के अंदर वही बात है कि जो अभी अभी आपके लिए बनाया है मैंने, कि ये है पर्व संधियां और यहाँ पर पत्तियां लगी हुई होती हैं इनके ऊपर। तो ये पर्व है, ये पर्व क्या हो गए, संघनित हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए, पास पास आ गए बहुत। संघनित पर्व, पुष्पों में समानतः संघनित पर्व मिलते हैं। पर्व संधियों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पीय उपांग होते हैं, फूल के उपांग होते हैं। पर्व संधि पर पत्तियों की बजाय, पत्तियां जो बदल गई हैं, पत्तियां नहीं है, वो पत्तियां रूपांतरित हो गई हैं। तो रूपांतरित पत्तियों की जगह पर पुष्प में पुष्प के उपांग होते हैं। पुष्प के उपांग जो है मुख्यतः 4 होते हैं। एक बाह्य दल होता है, फिर दल होते हैं और दल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, अपन ये है दल या पेटल। तो बाह्य दल होते हैं, पुंकेसर होते हैं और उमंग यानी जो भी उसका जायांग होता है। तो ये 4 भाग होते हैं। तो पुष्पीय पत्तियां, पर्व संधियां पास पास आ जाती हैं, पत्तियां ना होकर पर्व संधियों पर पुष्पीय उपांग होते हैं, यानी पुष्प के भाग मिलते हैं। पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के विन्यास को पुष्प क्रम कहते हैं। अब अपन आ गए हैं अपने पुष्प क्रम पर कि पुष्पीय यानी कि पुष्प के जो पुष्पों के विन्यास, पुष्पीय अक्ष पर। अब पुष्पक्रम क्या है पहले ध्यान दीजिए। देखिए ये पादप की जड़ें हैं, ये उसकी शाखा है और तना है, उसके बाद उसमें शाखाएं निकलती हैं। तो एक शाखा ऐसी होती है, इस शाखा पर पुष्प लगे हुए होते हैं। तो जिस शाखा पर पुष्प लगते हैं, जहां पर पुष्प लगते हुए जाते हैं, जहां पर फूल लगे होते हैं, उस भाग को पुष्पीय अक्ष कहा जाता है।
पुष्पावली वृंत कहते हैं, पुष्पाक्ष कहते हैं, पुष्पीय अक्ष कहते हैं। जहां पर पुष्प लगते हैं वो पुष्पीय अक्ष कहलाता है। तो इस शाखा पर यहाँ पर फूल है, फिर यहाँ फूल है, यहाँ पुष्प है, यहाँ पर पुष्प है, यहाँ पुष्प है, यहाँ पुष्प, इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है और पुष्प आगे निकलते जा रहे, बनते जा रहे हैं। तो वह शाखा या पुष्पीय अक्ष वह भाग है जिसके ऊपर पुष्प लगे हुए होते हैं। तो पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों का क्रम, यानी पुष्प किस क्रम में लगे हुए हैं, पुष्पों का जो क्रम है पुष्पीय अक्ष पर, पुष्पावली वृंत पर या पुष्पाक्ष पर, पुष्पाक्ष, पुष्प का अक्ष, पुष्पाक्ष हो गया, पुष्प का अक्ष पुष्पाक्ष, पुष्पीय अक्ष पुष्पाक्ष है। तो पुष्पाक्ष पर, पुष्पावली वृंत पर या पुष्पीय अक्ष पर फूलों के या पुष्पों के लगने का क्रम पुष्प क्रम कहलाता है, या पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के विन्यास को पुष्प क्रम कहते हैं। उसे पुष्प दंड, जिस शाखा पर पुष्प लगते हैं, जिस शाखा पर पुष्प लगते हैं वो आपको बता दिया मैंने, जिस शाखा पर पुष्प लगते हैं उसे पुष्प दंड, पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष कहा जाता है। पुष्प दंड, पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष कहते हैं। पुष्प दंड शीर्ष पर अथवा कक्ष में बनता है। अब पुष्प का जो पुष्प लग रहे हैं वो पुष्प दंड कहाँ बन सकता है, या तो शीर्ष पे होगा। देखिए जैसे कि ये एक पौधा है और बढ़ते जा रहा है इस प्रकार से, और अंत में यहाँ पर शीर्ष पे एक फूल खिलता है। तो ये पुष्पीय जो पुष्प दंड है वो शीर्ष पर हो सकता है या किसी शाखा के कक्ष में हो सकता है। तो इस प्रकार से पुष्प दंड कहीं से भी बन सकता है, वो पादपों की वैरायटी के अनुसार होता है। तो शीर्ष पे या फिर उनकी शाखा पर होता है, शाखा पर होता है, कक्ष में बनता है। अतः एक अथवा कई पुष्प धारण करता है। मतलब अगर ये शाखा पे बना हुआ है, शाखा निकल रही, नई नई शाखाएं निकल रही, वहां पर पुष्प दंड बनते जा रहे हैं, पुष्पाक्ष बनते जा रहे हैं, तो बहुत सारे पुष्प का निर्माण करते हैं, एक या कई पुष्पों का निर्माण करता है। पुष्प दंड जब गोल या चपटा होता है, पुष्प दंड या तो गोल हो, यानी कि जैसे कि गेंदे के फूल में होता है, गेंदे का फूल होता है उसमें पुष्प दंड गोल होता है, इसके ऊपर बहुत सारे पुष्प लगे हुए होते हैं, अर्ध पुष्प होते हैं, बिंब पुष्प होते हैं, यानी रे फ्लोरेट्स होते हैं और डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं। तो रे फ्लोरेट्स होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स बीच में होते हैं। तो जो उसका गोल और चपटा होता है उनका पुष्प दंड। तो जब पुष्प दंड गोल या चपटा होता है तो उसे पात्र कहते हैं, पात्र के रूप में होता है। गोल या चपटा होता है पुष्प दंड, उसे पात्र या पात्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पुष्प, सूरजमुखी के अंदर भी इसी प्रकार से होता है, गेंदे के अंदर भी इसी प्रकार से होता है। गेंदे में, सूरजमुखी में इनमें गोल चपटा पुष्प दंड होता है, इसके ऊपर बहुत सारे पुष्प, अनेक छोटे छोटे पुष्प लगे होते हैं। गेंदे में गेंदे में और सूरजमुखी में दो प्रकार के फ्लोरेट्स होते हैं, एक रे फ्लोरेट्स होते हैं यानी रश्मि पुष्पक होते हैं बाहर की तरफ, और डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं बीच में, बिंब पुष्पक होते हैं जो बीच में होते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के फ्लावर लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर बात है कि पुष्पदंड अगर गोल या चपटा होता है तो उसे पात्र कहा जाता है। कभी कभी पुष्पदंड केवल पुष्प धारण करने के लिए, कि कभी कभी क्या होता है कि पुष्पदंड सिर्फ पुष्प धारण करने के लिए, देखिए बहुत अच्छी बात आ रही है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आ रही है, बहुत अच्छी बात है ये। कभी कभी क्या होता है कि पादप अपनी लंबे समय तक कायिक अवस्था में, वेजिटेटिव अवस्था में होता है। कायिक अवस्था अर्थात जब वो अपने अंदर पुष्प धारण नहीं करता है उस समय। तो एक फूल, एक पादप है वो बढ़ता जाता है, इस प्रकार से बढ़ रहा होता है और कई शाखाएं निकली हुई होती हैं, बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। तो लेकिन जब उसके अंदर पुष्प आने का समय होता है तो उसके जो तने वाला पार्ट होता है, अर्थात छोटा डिस्क वाला पार्ट होता है, शुरुआत में बहुत सारी पत्तियां निकली हुई होती हैं, इस प्रकार से पत्तियां, बड़ी बड़ी पत्तियां निकली हुई होती हैं, इस तरह से पत्तियां होती हैं।
और जब उसके अंदर पुष्प आने की बात होती है, पुष्प आने का समय होता है, तब वो पुष्प आने के लिए एक शाखा, जिसको हम क्या कहेंगे, पुष्पदंड कहेंगे, पुष्पावली वृंत कहेंगे या पुष्पाक्ष कहेंगे, वो शाखा ही कहां से निकलेगी, नीचे वाले भाग से निकलेगी। जैसे प्रतीत होगी कि ये जड़ से निकलती हुई आ रही है। ये कहां से निकली हुई है, जड़ से निकली हुई है, मूल से निकली हुई है। तो जब कभी कभी क्या होता है कि कुछ पादपों के अंदर पुष्पदंड केवल पुष्प धारण करने के लिए ही निकलता है और वो मूल से निकला हुआ होता है। तो इस प्रकार के पुष्पदंड को मूलज कहा जाता है। जैसे मूली के अंदर, गाजर के अंदर, मूली में, गाजर में, मूली और गाजर में पहले पत्तियां होती है। अगर आप उसको लंबे समय तक मूली और गाजर को नहीं उखाड़ेंगे तो कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, उसके बीच में से एक डंठल निकल आएगा और उस पर फिर फूल लगेंगे। तो इस प्रकार के पुष्पदंड को मूलज पुष्पदंड कहा जाता है। और कभी कभी पुष्पदंड केवल पुष्प धारण करने के लिए मूलज पत्तियों से निकलता है, जिसे स्कैप कहते हैं। इस मूलज पत्तियों से निकलने वाले इस पुष्पदंड को स्कैप कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी पुष्प धारण करने के लिए पुष्पदंड मूलज पत्तियों में से निकलता है, अर्थात वे पत्तियां जो मूल से निकलती हुई प्रतीत होती हैं वो कहलाती हैं मूलज पत्तियां। तो मूलज पत्तियों से केवल पुष्पदंड निकलता है और इस प्रकार के पुष्पदंड को स्कैप कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, मूली, गाजर, ये सभी हैं। शीर्ष पुष्प में परिवर्तित होता है, शीर्ष भाग पुष्प में बदल जाता है, शीर्ष भाग पुष्प में बदल जाए, अथवा शीर्ष भाग सतत रूप से कंटिन्यू वृद्धि करता जाए, उसके आधार पर पुष्प क्रम दो प्रकार का है। इनफ्लोरेसेंस टू टाइप। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पुष्पदंड, जैसे कि ये एक पादप और इसकी पत्तियां, ये इसका पुष्पदंड, ये पुष्पदंड मान लीजिए। इस पुष्पदंड पर एक फूल खिला यहां पर और इसकी वृद्धि रुक गई, या फिर क्या हो कि ये पुष्पदंड वृद्धि करता जाए और फूल कहां निकलते रहे, नीचे निकलते रहे। इस प्रकार से वृद्धि करता जाए और फूल निकलते रहे। तो इसके आधार पर या तो एक पुष्प शीर्ष पर खिल जाए और उसकी वृद्धि रुक जाए, दूसरा या तो पुष्पदंड बढ़ता ही जाए और नए नए पुष्प उस पे लगते हुए चले जाए, आते रहे। इस आधार पर पुष्प क्रम दो प्रकार का है। इनफ्लोरेसेंस टू टाइप्स, दो टाइप है, दो प्रकार के। तो देखिए किस प्रकार से बने हुए हैं। पहला जो प्रकार है वो है असीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम, ये है असीमाक्षी पुष्पक्रम। ये क्या है देखिए, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, असीमाक्षी पुष्पक्रम या रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। इसमें देखिए कुछ मेन बातें जो है वो ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले पॉइंट है कि इसमें पुष्पावली वृंत, पुष्पावली वृंत निरंतर वृद्धि करता है, निरंतर वृद्धि करता है। पुष्पावली वृंत, पुष्पदंड या पुष्पा निरंतर वृद्धि करता रहता है, लगातार वृद्धि करता रहता है। इसमें मुख्य अक्ष अनिश्चित रूप से बढ़ता रहता है, वृद्धि करता रहता है। और पुष्प जो लगते हैं, दूसरी बात है, पुष्प जो लगते हैं, नए पुष्प जो होते हैं, यानी नई कलिकाएं जो निकलती हैं या नए पुष्प होते हैं, वो नए पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं, अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। तो पुष्पावली वृंत निरंतर वृद्धि करता रहता है और नए पुष्प जो है वो अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। तो खिलने वाले जो पुष्प होते हैं, जो खिलते हैं, वो जो पक चुके होते हैं, जिन फलों से
फल बने होते हैं वो सबसे पीछे रह जाते हैं, तलाभिसारी क्रम में तलाभिसारी रह जाते हैं। और जो फूल खिले हुए होते हैं वो केंद्र अभिसारी होते हैं, और जो नई कलिकाएं बन रही होती हैं वो अग्राभिसारी होते हैं। तो नए पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगते जाते हैं या खिलते या बनते जाते हैं, इसे कहते हैं रेसिमोज। अब इसका उदाहरण देते हैं अपन सरसों के अंदर। इन दिनों के अंदर आप वीडियो जब देख रहे हो तो इन दिनों की बात है, तो इन दिनों के अंदर सरसों, अभी सरसों के फूल लगने वाले हैं। तो सरसों के पुष्प में देखिए, सरसों की जो शाखा होती है उस शाखा पर आप देखिए सरसों की शाखा बढ़ती जाती है, और यहाँ पीछे की साइड में जो फूल खिले हुए होते हैं उनसे क्या बन जाती है, छोटी छोटी सरसों की फलियां बन जाती है। यहाँ पर खिले हुए फूल होते हैं, जो खिले हुए होते हैं वो इस प्रकार से, और आगे छोटी छोटी कलियां होती है गुच्छों के अंदर, फिर ये बढ़ता रहता है, इस प्रकार से आगे बढ़ता ही रहता है, और एक लंबी शाखा पर बहुत सारे फूल लग जाते हैं, बहुत सारी सरसों की फलियां लग जाती हैं। तो यहाँ पर सरसों के अंदर अग्र अभिसारी यानी असीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है। सरसों के अंदर पुष्पावली वृंत लगातार वृद्धि करता जाता है, बढ़ता जाता है पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष, और उस पर नए नए पुष्प उसके आगे की ओर निकलते जाते हैं, बनते जाते हैं। इस प्रकार से पुराने जो फूल होते हैं जिनके अंदर परागण प्रक्रिया हो चुकी होती है, उनसे फलियों का निर्माण हो जाता है, और जो पीले पुष्प होते हैं वो बीच में रह जाते हैं, और सबसे आगे हरी पीली रंग की जो कलियां हैं पुष्प सरसों की वो रहती हैं। तो यहाँ पर पुष्पावली वृंत की गति नहीं रुकती, ये पुष्पावली वृंत बढ़ता रहता है। जब मौसम प्रतिकूल हो जाता है तो ये सूख जाता है, अगर मौसम अनुकूल हो तो बढ़ता जाए, लेकिन मौसम प्रतिकूल हो जाता है और सरसों की आयु भी कंप्लीट हो जाती है, तब ये यहाँ पर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। वैसे बढ़ता रहता है और इसमें नए नए फूल आते रहते हैं, तो इसे कहते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम। जब पुष्प अग्र अभिसारी क्रम में लगते हो और पुष्पावली वृंत लगातार वृद्धि कर रहा हो तो इसे असीमाक्षी पुष्पक्रम कहा जाता है। तो असीमाक्षी पुष्पक्रम के अंदर आप दो चीजें ध्यान रखिए कि पुष्पावली वृंत निरंतर वृद्धि करता है और नए नए पुष्प अग्र अभिसारी क्रम में लगते जाते हैं। अब असीमाक्षी पुष्पक्रम के और बहुत सारे और भी टाइप हैं इसके। असीमाक्षों का है, मुंडक है, कैपिटुलम है, नतकणिस है, यानी कैटकिन है, कैपिटुलम है और अम्बेल है। इसमें बहुत सारे इसके और टाइप है जो डिटेल के अंदर आपको एक क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो ये था पहला असीमाक्षी पुष्पक्रम। दूसरा टाइप है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ससीमाक्षी पुष्पक्रम, पुष्पों का लगने का क्रम। ये क्या है? अब ससीमाक्षी पुष्पक्रम, जैसे असीमाक्षी को आपने समझा वैसे अब हम समझते हैं ससीमाक्षी को। तो देखिए इस प्रकार के, इसमें भी दो बातें मेन है। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत निरंतर वृद्धि नहीं करता है। पुष्पावली वृंत निरंतर वृद्धि नहीं करता है, इसमें करता है वृद्धि लगातार, इसमें निरंतर वृद्धि नहीं करता है। पुष्प जो लगते हैं, नए पुष्प तलाभिसारी क्रम में लगते हैं। तलाभिसारी क्रम में लगते हैं, नए पुष्प तलाभिसारी क्रम में लगते हैं। देखिए चित्र की सहायता से आप समझिएगा। अब तो ससीमाक्षी पुष्पक्रम चल रहा है अपना, पुष्पावली वृंत निरंतर वृद्धि नहीं करता है, नए पुष्प तलाभिसारी क्रम में लगते हैं। देखिए यहां पर ये एक शाखा, ठीक है, ये शाखा, इस शाखा पर सबसे ऊपर एक पुष्प खिल जाएगा पहले, और ये शाखा जिस पर फूल खिला है वही तो पुष्पावली वृंत है। इस शाखा पर एक फूल खिला और खिलने के बाद में इसकी वृद्धि अब
रुक गई, आगे वृद्धि नहीं करेगा। तो इस पादप पर नए फूल फिर कहां पे लगे? इसके लिए फिर इसके नीचे से, अगर नहीं तल से, अगर नहीं तल से यानी नीचे से, तल से एक और शाखा निकलेगी और उस पर भी एक फूल खिल जाएगा। एक और शाखा निकलेगी, उस पर भी एक फूल खिल जाएगा। जब यहां पर फूल खिल जाएगा तो इसकी वृद्धि भी रुक जाएगी और फिर हो सकता है दोनों साइड में निकल सके, वो अलग अलग पादपों के होते हैं। दूसरी तरफ भी एक शाखा निकलती, वहां भी। तो इस प्रकार से नीचे की साइड में, अब ये शाखा है, यहां से भी एक फूल निकल सकता है, वो भी नीचे से निकलेगा, इस शाखा पर भी निकल सकता है। इस प्रकार से फूल लगते हुए जाते हैं। अर्थात इस प्रकार के पुष्पावली पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत निरंतर वृद्धि नहीं करता और नए पुष्प है वो तलाभिसारी क्रम में लगे हुए होते हैं। नए पुष्प तलाभिसारी क्रम में लगते हैं, नीचे की तरफ लगे होते हैं। इसके अंदर भी फिर बहुत सारे और भी प्रकार होते हैं, 2-3 टाइप होते हैं। एक होता है एक शाखी ससीमाक्ष, द्विशाखी ससीमाक्ष और बहुशाखी ससीमाक्ष। एक शाखी ससीमाक्ष क्या है? एक शाखी ससीमाक्ष के अंदर भी फिर 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। वो किस प्रकार से होती हैं? देखिए कि ये एक पुष्पावली वृंत है, इस पुष्पावली वृंत पर एक फूल खिला और इस पर एक शाखा इधर निकली और इस पर एक फूल खिल गया, इसे कहते हैं एक शाखी ससीमाक्ष के अंदर भी 2 प्रकार है। मैंने बोला आपको 2 टाइप है, एक कुंडलिनी, एक वृश्चिकी। कुंडलिनी में क्या होता है कि जैसे देखिए एक फूल इस शाखा पर यहाँ पे खिला है, फिर एक फूल यहाँ पे खिला, फिर एक फूल यहाँ पे खिला, अर्थात हर बार फूल जो है वो एक ही दिशा में निकल रहा है। हर बार पुष्प एक दिशा में यानी इस तरफ, यानी ये पुष्पावली वृंत इसके इस तरफ फूल निकला, फिर ये पुष्पावली इसके भी इस तरफ फूल निकला, फिर ये पुष्पावली वृंत इसके भी इस तरफ इधर की ओर फूल निकला, फिर ये। तो इस प्रकार से कुंडलन बनता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से कुंडल, इसे कहते हैं एक शाखी कुंडलिनी ससीमाक्ष, एक शाखी कुंडलिनी ससीमाक्ष। अगर ये पुष्प दोनों तरफ निकले यानी अल्टरनेट निकले, दोनों तरफ निकले, तो क्या होता है? देखिए, यानी कि एक ये सब फूल निकला, फिर ये इधर निकला, फिर ये इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी कि एक बार इधर, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, अर्थात दोनों तरफ पुष्प निकल रहे अल्टरनेट एकांतर क्रम में। तो इस प्रकार से वृश्चिकी जिगजैग रूप से हो जाता है, तो इसे कहते हैं वृश्चिकी, एक शाखी वृश्चिकी ससीमाक्ष। द्विशाखी क्या होता है? द्विशाखी के अंदर आपको पता है जैसे कि ये एक पुष्पावली वृंत, पादप उसके एक शाखा पर पुष्प खिला, इसके बाद में इस पर एक फूल इधर निकले और एक पुष्प यहाँ निकले, ये द्विशाखी हो गया। द्विशाखी बाद बहुशाखी क्या होता है? बहुशाखी यहाँ पर ये निकल जाए, फिर यहाँ से भी निकल जाए, इनसे भी निकल जाए, इस प्रकार से यहाँ भी निकल जाए, फिर तो ये बहुशाखी होते हैं। आक के अंदर ऐसा होता है, आकड़े के पौधे में या आक के अंदर बहुशाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम मिलता है। तो ससीमाक्ष असीमाक्षी पुष्पक्रम में आपको इतना ही है, सिलेबस के अनुसार इतना ही है। आपको वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो राजस्थान बोर्ड के अंदर 40% हटा करके जो आपको दिया गया है, वही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। तो उसके अंदर आज अपन ने शुरू किया था पुष्पक्रम। पुष्पक्रम के अंदर अपन फिर थोड़ा चलते हैं। सबसे पहले था कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी कि पत्तियों और शाखाओं के द्वारा ही पुष्प का निर्माण हुआ है। शाखा के अंदर पर्व संध्या जो है वो पास पास आ जाए, शाखा की पर्व संध्या पास पास आ जाए या पर बहुत छोटे हो जाए, संघनित हो जाए, तो पर्व संध्या पास पास आ जाती है, पत्तियां गुच्छा बन जाता है। यही पत्तियां मॉडिफाइड होकर के पुष्प का निर्माण करती हैं। प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्प का मेरिस्टेम बन जाता है और वो पत्तियां पुष्प के रूप में रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण करती हैं। अंदर वाली पत्तियां होती जननांगों कार्य करती, पुमंगधायांग बना लेती, बाहर की पत्तियां होती सुरक्षा के लिए, परागण के लिए, इसके लिए आवश्यक होती है। पत्तियां उस प्ररोह पर, उस शाखा पर पत्तियां लगने के बजाय उसके उपांग लगे हुए होते हैं और
जिस पुष्पीय अक्ष पर या पुष्पीय जिस अक्ष पर या जिस शाखा पर पुष्प लगे होते हैं उसे पुष्पीय अक्ष कहा जाता है या पुष्पाक्ष कहते हैं। यह पुष्पाक्ष भी कहलाता है, पुष्पदंड भी कहलाता है, पुष्पावली व्रंत भी कहलाता है, पुष्पक्रम अक्ष भी कहलाता है या पुष्पाक्ष भी कहलाता है। तो पुष्पदंड शीर्ष अथवा कक्ष में बनता है, शीर्ष में हो सकता है, शीर्ष पे आपको बताया कक्ष में हो सकता है, तो ये शीर्ष में कक्ष में बनता है। यह एक अथवा कई पुष्प धारण करता है। पुष्पदंड जब गोल या चपटा या गोल चपटा होता है तो पात्र कहलाता है, लेकिन कभी कभी पुष्पार्कों के अंदर पुष्पदंड सिर्फ कभी कभी पुष्पार्कों के अंदर मूलज पत्तियों से भी पुष्पदंड निकलता है, मूलज पत्तियों से भी पुष्पदंड निकलता है। ऐसे पुष्पदंड को स्कैप कहा जाता है, जैसे कि मूली और गाजर के अंदर शुरुआत में मूली और गाजर पत्तियां लगी होती हैं, लेकिन जब उस पर फूल लगना होता है, फल आना होता है, जब बीज लगने होते हैं, बीज बनने होते हैं, उस समय मूली और गाजर में से बीज में से डंठल निकलता है, वो स्कैप कहलाता है। शीर्ष पुष्प में परिवर्तित होता है अथवा नहीं होता है, यानी शीर्ष भाग पुष्प में बदल रहा है या फिर शीर्ष भाग पुष्प में नए बदल करके लगातार वृद्धि कर रहा है, उसके आधार पर पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है। पुष्पक्रम की परिभाषा ध्यान रखिएगा, पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के विन्यास को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पीय अक्ष पर या पुष्पाक्ष पर या पुष्पावली व्रंत पर या पुष्पदंड पर पुष्प लगने के क्रम को या पुष्पों के विन्यास को पुष्पक्रम कहा जाता है। यह पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है, अर्थात शीर्ष पर पुष्प लगने के क्रम में और शीर्ष सतत वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम दो प्रकार का है, असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम के अंदर भी दो बातें हैं कि असीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्पावली व्रंत निरंतर वृद्धि करता हुआ जाता है और नए पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए होते हैं। खिलने वाले पुष्प होते बीच में होते हैं तथा नई जो कलियां सबसे आगे होती, जैसे कि सरसों में। इसके बाद में ससीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली व्रंत निरंतर वृद्धि नहीं करता है। इसके शीर्ष पर एक पुष्प लग जाता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, उसके बाद में नए पुष्प नीचे से उसी शाखा से नीचे से निकलते हैं, अर्थात पुष्प तलाभिसारी क्रम में निकले हुए होते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम भी जिस प्रकार सीमाक्षी कई प्रकार से हैं, असीमाक्षों का असीमाक्ष है, कैपिटुलम है, अम्बेल है, कैटकिन है, स्पेडिक्स है, स्पाइक है, स्पाइकलेट है, ये सभी असीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार हैं जो डिटेल के अंदर आप पढ़ोगे तो मिल भी जाएंगे आपको, लेकिन आपके सिलेबस में इतने हैं नहीं, इसलिए स्पाइक जैसे कि तुष जो होता है गेहूं के अंदर होता है, गेहूं में जौ में इनके अंदर होते हैं, स्पेडिक्स होता है मक्का के अंदर, केले के अंदर, कैटकिन होता है शहतूत के अंदर, अम्बेल या छत्रक होता है सौंफ में, जीरा में, इनके अंदर। तो इस गाजर के अंदर इनमें अलग अलग प्रकार के और भी असीमाक्षी हैं, असीमाक्षी प्रकार है। इसी प्रकार ससीमाक्षी पुष्पक्रम है, उसके भी कई प्रकार हैं। फिर इस ससीमाक्षी पुष्पक्रम के सबसे पहली बात तो ये थी कि पुष्पावली व्रत लगातार वृद्धि नहीं करता है, इसकी वृद्धि एक पुष्प आने के बाद रुक जाती है, उसके बाद में नए पुष्प नीचे की शाखा से उसी शाखा से नीचे से निकलते हैं तलाभिसारी क्रम में। यह एक शाखी, द्विशाखी, बहुशाखी होता है। एक शाखी यानी कि जब एक शाखा पर एक ही पुष्प लगता है और फिर नई शाखा निकलती उस पर भी एक ही पुष्प लगता है। लेकिन एक शाखी भी दो प्रकार का, एक शाखी वृश्चिक की ससीमाक्ष या एक शाखी कुंडलिनी ससीमाक्ष। कुंडलिनी के अंदर क्या होगा कि एक पुष्प लगा यहाँ पर, जैसे कि उसके बाद ये पुष्प इसी तरफ एक ही तरफ लगते हुए जाते हैं, एक ही तरफ कुंडल बन जाता है, इसे कुंडली ससीमाक्ष कहते हैं। और वृश्चिक की ससीमाक्ष के अंदर दोनों तरफ फूल लगते जाते हैं, अल्टरनेट शाखा पर नीचे की तरफ लगेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि फूल के नीचे लगाना है, कहीं ऊपर से निकाल दो, ऊपर निकालो तो असीमाक्ष हो जाएगा, नीचे से निकलेगा लेकिन अल्टरनेट विपरीत साइड से निकलता है, अपोजिट साइड से निकलता जाता है, तो वृश्चिक की एक शाखी ससीमाक्ष होता है।
द्विशाखी ससीमाक्ष के अंदर दो शाखाएं निकलती हैं, यानी एक फूल खिला पहले, फिर इस यहाँ पे दोनों तरफ एक फूल निकलेगा, फिर यहाँ पर भी दो, यहाँ पे भी एक शाखा, और इस प्रकार से बहुशाखी ससीमाक्ष के अंदर बहुत सारी शाखाएं बनती चली जाती हैं। इस प्रकार से बहुशाखी सी के अंदर इसे कहते हैं बहुशाखी ससीमाक्ष। जैसे आंख के अंदर गुच्छा बना हुआ होता है, आंकड़े के अंदर, आंख के अंदर फूलों का, वो एक बहुशाखी ससीमाक्ष है। ससीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में कुछ और बातें हैं। तो ससीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्पक्रम अक्ष सीमित वृद्धि वाला होता है, पुष्पक्रम अक्ष नहीं बढ़ता है लगातार, और शीघ्र ही शीर्ष पर एक पुष्प बन जाने के कारण उसकी वृद्धि रुक जाती है। शीर्षस्थ पुष्प के नीचे से शाखाएं निकलती हैं और उनसे फिर एक पुष्प बनते हैं, उनकी वृद्धि भी रुक जाती है। उसके बाद पुष्पक्रम अक्ष पर पुष्प तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। तो ये था पुष्पक्रम। जो आपको बोला गया है उसको आप लिखिए, उसको समझिए। जो चीज आपको समझ में नहीं आती है उसके बारे में आप कमेंट करके मेरे से पूछिए। जिसके पास स्टूडेंट के पास मेरा नंबर अवेलेबल है तो वो नंबर पर कॉल करके पूछिए, या व्हाट्सएप पर जो आपको लिंक भेजा जाएगा उस पर भी आप लिख करके हमसे। दूसरा टॉपिक है पुष्प। पुष्पक्रम के बाद में क्या है? पुष्प। देखिए पुष्प में आप थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, अगली वीडियो के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पुष्प के बारे में चलते हैं। सबसे पहली बात तो थी कि पुष्प जो है वो क्या है? रूपांतरित प्ररोह है, मॉडिफाइड शूट है, रूपांतरित प्ररोह है। अर्थात प्ररोह जो है यानी शूट सिस्टम जो होता है, यानी प्ररोह तंत्र होता है, उस प्ररोह तंत्र से ही पुष्प निर्माण हुआ है, और कैसे हुआ है वो आपको बता दिया है। तो एंजियोस्पर्म पादपों में पुष्प एक महत्वपूर्ण रचना है लैंगिक जनन के लिए, क्योंकि लैंगिक जनन पुष्प में ही होता है। लैंगिक जनन के इसके अंदर दो प्रकार के नर युग्मक और मादा युग्मक, जिसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। पादपों में नर युग्मक को परागकण या लघु बीजाणु कहा जाता है, और जो मादा युग्मक होता है उसे अंडक कहा जाता है, या फिर अंडाशय के अंदर अंडक या बीजाणु होते हैं उसके अंदर। तो उस प्रकार से उनमें जनन प्रक्रिया, लैंगिक जनन से बीज या फल का निर्माण होता है। तो पुष्प के अंदर, पुष्प में चलते हैं अपन, तो पुष्प रूपांतरित प्ररोह है। एक पुष्प के यहाँ पर एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बनी हुई है। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के अंदर आपको पुष्प के 4 भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहला भाग होता है पुष्प के अंदर, पुष्प के भागों में सबसे पहला भाग होता है बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। उसके बाद में दूसरा होता है दल पुंज, दल पुंज, बाह्य दल पुंज, दल पुंज। देखिए पुंज जो है इसके अंदर छोटे बड़े की, हाँ बाह्य दल पुंज सही है, लेकिन ये चंद्र बिंदु सिर्फ बिंदु आएगा। तीसरा है उमंग या एंड्रोशियम, और तीसरा है गायनोशियम या जायांग, गायनोशियम और जायांग। तो बाह्य दल पुंज, कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गायनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये 4 भाग हैं पुष्प के, बाह्य दल पुंज, दल पुंज और उमंग और जायांग। अब अपन चलते हैं पहले पर बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज पुष्प के सबसे बाहरी भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है जो कि कलिका अवस्था के अंदर एक पुष्प के अन्य भागों को ढके हुए रहता है। जब फूल की कली होती है, उस कली के ऊपर हरे रंग की जो पत्तियां होती हैं जो फूल को बंद रखती हैं, वही बाह्य दल होते हैं। इनकी संख्या 5, 4 या फूल के हिसाब से जितनी भी होती हैं। तो वो भाग जो कि हरे रंग के होते हैं, बाह्य सबसे बाहर की ओर होते हैं, बाह्य दल कहलाते हैं। वो बाहर के बाह्य दल पुंज होते हैं, कई होते हैं बाह्य दल पुंज होते हैं। बाह्य दल पुंज के एक सदस्य को दल, बाह्य दल कहा जाता है। बाह्य दल पुंज के एक सदस्य को बाह्य दल या सेपल कहा जाता है। बाह्य दल या सेपल कहते हैं। तो बाह्य दल
बाह्यदल पुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो है, सबसे पहला भाग बाह्यदल कहलाता है। सामान्यतः ये हरे रंग के होते हैं, जो कि कलिका अवस्था में पुष्प की अंदरूनी भागों की सुरक्षा या रक्षा करते हैं। कभी कभी बाह्य दल रंगीन भी हो जाते हैं, अर्थात कलर्ड हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, तब इन्हें दलों के जैसे बाह्य दल, शब्द क्या आएगा, दलाभ बाह्य दल, दलाभ बाह्य दल कहते हैं। तो जब कभी कभी बाह्य दल रंगीन या रंग कलर्ड हो जाते हैं, हरे, लाल या पीले, गुलाबी ऐसे होते हैं, तो उन्हें दलाभ बाह्य दल कहा जाता है। तो ये होते हैं बाह्य दल। और बाह्यदल पुंज के एक सदस्य को कैलिक्स, इंग्लिश में इसको पूरे कैलिक्स होता है ये, और इसके एक सदस्य को सेपल कहा जाता है। ये था बाह्यदल। दूसरा भाग होता है दलपुंज। दलपुंज पुष्प का दूसरा भाग होता है, जो कि रंगीन, सुगंधित, चटकीला, मकरंद युक्त होता है। दलपुंज जो है वो पुष्प के मुख्यतः रंगीन कलर्ड होते हैं, चटकीले होते हैं, सुगंधित होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। दलपुंज के एक सदस्य यानी कि वैसे तो क्या कहलाएगा, कोरोला, और इसके एक सदस्य को हम कहेंगे दल या पेटल। एक सदस्य को दल या पेटल कहते हैं। तो यहां पर पेटल, पेटल एक सदस्य दल या पेटल का, या पंखुड़ी कहलाता है। पंखुड़ी होती है ये, दल या पेटल या पंखुड़ी कहलाती है। ये रंगीन चटकीली होती है, जो सामान्यतः पुष्पों को, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं, अर्थात लैंगिक जन्म के लिए युग्मकों का नरयुग्मकों का मादा युग्मक पर स्थानांतरण होना आवश्यक होता है। इस कार्य में कीटों की मुख्य भूमिका होती है। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए दल रंगीन होते हैं, चटकीले होते हैं, सुगंधित होते हैं, जिससे कीट आकर्षित होकर इनकी ओर आते हैं और वो परागकण अपने पैरों पर, पंखों पर, मुंह पर लगा करके वर्तिका आगर पर छोड़ देते हैं, या मादा जरनांग पर छोड़ देते हैं। यहां पर यह था बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज के एक सदस्य को दल या पेटल कहेंगे। दूसरा अगला आता है पुमंग, तीसरा भाग। देखिए पुमंग, देखिए लाल रंग से जो बना रखे हमने, ये तो थे दल, बाह्यदल हरे रंग के थे, फिर दल, दल भी लिखा हुआ यहाँ पर दल है। उसके बाद आते हैं पुमंग, एंड्रोशियम। पुमंग पुष्प का एक आवश्यक और जनन अंग है। पुष्प का आवश्यक और जनन, ये दो सहायक अंग होते हैं। बाह्य दल और दल तो सहायक अंग होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, जबकि पुमंग और जायांग आवश्यक ऑर्गन होते हैं, नेसेसरी ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ पर पुमंग जो है वो एंड्रोशियम पुमंग। पुमंग पुष्प का तीसरा भाग होता है, जो कि आवश्यक और जनन अंग होता है। यह नर जनन अंग होता है। पुमंग के एक सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर या एंथर कहा जाता है। एक पुंकेसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। तो परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकोश पुंकेसर का सबसे, एक पुंकेसर ये है, एक पुंकेसर यहाँ पर, एक ये है, एक ये है। तो पुंकेसर का लंबा जो भाग होता है, लंबा भाग होता है, वह पुतंतु कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। उसके बाद में फिलामेंट और परागकोश जहां पर जुड़ते हैं, या परागकोश और फिलामेंट जहां जुड़े हुए होते हैं, वो भाग योजी या कनेक्टिव कहलाती है। और इसके बाद में सबसे ऊपर होता है परागकोश, एंथर सेक। तो यहाँ पर परागकोश जो है वो परागकोश लगे हुए सबसे ऊपर होते हैं, परागकोश। परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। और हाँ, तो पुंकेसर यानी स्टेमन, इसके पुमंग जो है, पुमंग के एक सदस्य को हम कहेंगे स्टेमन। और इसके ऊपर सबसे स्टेमन के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। एंथर जो है उसको द्विपालित, एक पालित हो सकते हैं, मुख्यतः ये द्विपालित होते हैं। लेकिन मालवेशी कुल के पादप, मालवेशी कुल के पादप कौन कौन से आते हैं,
गुड़हल, भिंडी, कपास, इनके परागकोश वृक्काकार किडनी शेप में एक पालित होते हैं। तो यहाँ पर ये था पुमंग। उसके बाद आते हैं अपन आखिरी पुष्प के आखिरी भाग पर, जायांग पर। जायांग क्या है? जायांग या गायनोशियम। गायनोशियम जायांग पुष्प का अंतिम भाग होता है। ये भी आवश्यक और जनन अंग है, इसे मार्ग जनन अंग कहा जाता है। इसके अंदर मार्ग जनन अंग जो है उसको जायांग के एक सदस्य को अंडक कहा जाता है, यानी कार्बन कहा जाता है। अंडक के अंदर बीजांड होते हैं, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। जायांग के 3 भाग होते हैं। जायांग के भी सबसे पहला भाग होता है अंडाशय, दूसरा भाग वर्तिका और तीसरा वर्तिका। दल हमने अभी लिखा था पहले, बाद में चलो हम दल को यहां से हटा करके उस तरफ लिख देते हैं। ये है दल, पेटल। तो यहाँ पर जायांग है, ये लिखा हुआ जायांग। जायांग के 3 भाग होते हैं। जायांग का सबसे नीचे का भाग जो पुष्पासन पर टिका हुआ होता है, पुष्पासन यहाँ पर ये है। पुष्पासन पुष्प का आसन जिस पर पुष्प के भाग टिके हुए हैं, पुष्पासन कहलाता है। तो पुष्पासन के ऊपर टिका हुआ भाग सबसे पहले अंडाशय होता है। अंडाशय के बाद इसका लंबा भाग ऊपर की ओर वर्तिका होता है, नलिकाकार खोखला भाग। और वर्तिका के बाद वर्तिकाग्र या स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवेरी। तो स्टिग्मा सबसे ऊपर की भाग होती है, स्टिग्मा पालित होती है, जो कि परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। अंडाशय के अंदर अंडाशय फल बनाता है और अंडाशय के अंदर बीज होते हैं, बीजांड होते हैं। उन बीजांडों से बीज का निर्माण होता है। जितने बीजांड होंगे उतने ही बीज बनेंगे। एक अंडे पे, द्विअंडे पे, बहुअंडे बीजांड होते, एक अंडाशय होते हैं। एक अंडे पे, बहुअंडे पे, द्विअंडे पे अंडाशय होते हैं। उसी प्रकार से उनके अंदर बीजांड होते हैं। जितने बीजांड होंगे उतने ही बीजों का निर्माण होता है। पुष्प के लिए बहुत सारी शब्दावली है, उस शब्दावली पर अपन चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारी शब्दावली है, उन शब्दों का ध्यान रखना आवश्यक है। नीट के एग्जाम के अंदर आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो बहुत क्लियर होगी, तभी आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, उससे ज्यादा लाभ होगा। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है कि उसकी सारी टर्मिनोलॉजी जो है उसका ध्यान में रखें। तो बहुत सारी शब्दावली है यहाँ पर, टर्म्स है पुष्प के लिए काम आने वाली। सबसे पहले आता है सहपत्र। क्या है सहपत्र? एक एक करके हम चलते हैं कुछ भागों पर। सहपत्र उस रह जाएंगे, अगली क्लास में ले लेंगे यूज में। सहपत्र देखिए, एक पादप पर इस प्रकार से शाखाएं, पत्तियां आदि लगी होती हैं। पत्तियां होती हैं, पुष्प होते हैं, शाखाएं वो सब होते हैं। ठीक है। तो जिस पत्ती के कक्ष से, जैसे ये एक पत्ती लगी हुई है यहाँ पर, ये एक लीफ है, एक लीफ है। इस पत्ती के, जिस पत्ती के कक्ष से पुष्प निकलता है, यहाँ पर ये फूल है, ध्यान दीजिएगा। ये एक पर्ण है, एक पत्ती है, जिस पर्ण के कक्ष से पुष्प निकलता है उस पर्ण को क्या कहते हैं? सहपत्र कहते हैं। ये पर्ण छोटे आकार की हो सकती है, बड़े आकार की हो सकती है, सहपत्र होते हैं। एक बार सहपत्र पुष्प के पास में भी होते हैं, बिल्कुल। तो सहपत्र ब्रैक्ट कहलाता है। तो पुष्प किसी सहपत्र के कक्ष में विकसित होता है। पुष्प किसी कक्ष के सहपत्र, सहपत्र क्या होता है उसका आप ध्यान रखिए। सहपत्र जिस पत्ती कक्ष से, जिस पर्ण के कक्ष से पुष्प निकलता है उस पर्ण को सहपत्र कहा जाता है। कई प्रकार के होते हैं सहपत्र भी। सहपत्र विकसित होता है। इसमें एक पुष्पवृंत, पुष्प में एक क्या होता है? पुष्पवृंत होता है। पुष्पवृंत पुष्प का डंठल होता है, जिसके द्वारा यह शाखा से जुड़ा हुआ होता है, पेडिकल या पुष्पवृंत होता है। पुष्पवृंत होने पर, अगर पुष्प के कई पुष्प ऐसे होते हैं पुष्पवृंत नहीं होते हैं, किसी में होते हैं। यहाँ पर फिर शब्दावली आ रही है कि पुष्प में पुष्पवृंत होने पर उस पुष्प को हम क्या कहेंगे? सवृंत पुष्प। उसे कहेंगे हम सवृंत पुष्प। जब पुष्प के अंदर पुष्पवृंत पाया जाता है तो सवृंत पुष्प कहलाता है, यानी पेडिसिलेट पुष्प कहलाता है।
और अगर पुष्परंध्र नहीं होता है उस पुष्प को कहते हैं अवृंत पुष्प, यानी सेसाइल पुष्प होता है। तो अवृंत और सैवरंत। सैवरंत पुष्प अधिकांश होते हैं। गुड़हल का पुष्प सैवरंत होता है, टमाटर का सैवरंत होता है, मिर्च का सैवरंत होता है, बैंगन का सैवरंत होता है, सदाबहार का सैवरंत होता है। तो अवृंत पुष्प जो होते हैं वो होते हैं लटजीरा का, या फिर लटजीरा, या उसका दूसरा नाम देखो ध्यान नहीं आ रहा, लटजीरा जो है इसकी शाखा पर ही यहाँ पर, हाँ बॉटल ब्रूस के पुष्प है वो अवृंत पुष्प होते हैं। बॉटल ब्रूस या अपमार्गा, लटजीरा, इनके अंदर अवृंत पुष्प होते हैं। बॉटल ब्रूस के पुष्प भी अवृंत होते हैं, बिल्कुल शाखा पर ही चिपके रहते हैं उसके पुष्प, उनमें व्रंत नहीं होता, तो अवृंत पुष्प कहलाते हैं। व्रंत का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, गोल हो सकता है, चपटा हो सकता है, प्यालेनुमा हो सकता है, कीपाकार हो सकता है, इसे पुष्पासन कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। तो पुष्परंत सबसे ऊपर वाला भाग जो है फूला हुआ, गोल, चपटा या कीपाकार या फिर घंटाकार या पात्र के समान प्यालेनुमा होता है, उसे पुष्पासन कहा जाता है, थैलेमस कहते हैं। इसी पुष्पासन पर पुष्प के अवयव सर्पिल क्रम में एक गोल चक्कर में लगे हुए होते हैं। पहले बाह्य दल लगे होंगे, उसके बाद में दल लगे होंगे, फिर पुमंग होंगे, फिर जायांग होते हैं। सर्पिल क्रम से लगे होते हैं, अर्थात वे अवयव बाह्य दल पुंज पुमंग जायांग होते हैं। बाह्य दल पुंज अथवा दल पुंज सहायक चक्र है, जबकि पुमंग और जायांग आवश्यक और जनन अंग है। ये आपको पहले बताया, जनन अंग आवश्यक चक्र होते हैं। कुछ पुष्पों जैसे प्याज के बाह्य दल पुंजों में, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें आ रही है बाह्य दल पुंज के बारे में होगी, तो बाह्य दल पुंज के बारे में आपको भी थोड़ा बाह्य दल पुंजों के बारे में बता दें। देखिए तो बात ये है कि प्याज के फूल आपने शायद देखे नहीं देखे, ध्यान दीजिएगा। प्याज के फूल में इस प्रकार की इस आकार छोटा सा फूल होता है प्याज में, वैसे गोल जो आप देखते हो एक गुच्छे के रूप में, वो पूरा एक गुच्छा है, मुंडक कैपिटुलम है, लेकिन उसमें से एक फूल आप निकालो छोटा सा, उस फूल के अंदर सफेद रंग का एक पंखुड़ी होती है, सफेद रंग की पंखुड़ी दल होता है। इस सफेद पंखुड़ी में बीचों बीच यहाँ पर बीच में हरे रंग का दल इस पंखुड़ी से ही चिपका हुआ होता है। अर्थात दल जो है, ये दल है, मान लीजिए इस प्रकार से दल है, सफेद रंग का दल होता है, ये बाह्य दल है, ये बाह्य दल इसके बीच में बिल्कुल से अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है। तो जब बाह्य दल और दल दोनों जुड़े हुए होते हैं, बाह्य दल और दल दोनों जुड़े होते हैं, तब इन्हें कहते हैं पेरियंत, परिदल, परिदल पुंज और पेरियंत परिदल, एक को हम कहेंगे परिदल। तो प्याज में परिदल पाए जाते हैं, इसमें बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों ही जुड़ जाते हैं, जिसे परिदल पुंज पेरियंत बनाते हैं। जब पुष्प में पुमंग व जायांग दोनों ही होते हैं। अब यहाँ पर एक शब्दावली और आ रही है, परिदल आया यहाँ पर, देखिए सहपत्र आ चुका, सहवृंत, अवृंत क्या होता है, पुष्पासन क्या होता है, पुष्परंत क्या होता है, इसके बारे में आ चुका। अब देखिए परिदल के बाद में यहाँ पर आ रहा है आप अपने पास में कि द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प और नपुंसक पुष्प, ये शब्द है पहले नपुंसक पुष्प। देखिए जब पुष्प में जायांग और पुमंग दोनों ही मौजूद हो, यहाँ पर ये भाग परागकोश योजी कुतंत्र पुमंग का है, यहाँ वर्तिकाल और अंडा से जायांग का है। जब पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं तो उस पुष्प को द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। द्विलिंगी या उभयलिंगी, जैसे कि गुड़हल में, कपास में, टमाटर में, सरसों में, ये सभी द्विलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में कोई भी एक जननांग यानी कि पुमंग या जायांग में से कोई भी एक जननांग अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, अर्थात जब पुष्प में एक ही प्रकार का जननांग हो, या तो नर जननांग या मादा जननांग, तो उसे कहा जाता है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प के अंदर के दो भाग बन जाते हैं, एक नर पुष्प, एक मादा पुष्प।
तो नर केसरी और स्त्री केसरी पुष्प, तो मादा पुष्प अलग हो जाते हैं, नर पुष्प अलग हो जाते हैं। तो जब एक लिंगी पुष्प के अंदर मादा पुष्प, मादा वाला भाग जननांग होता है तो स्त्री केसरी पुष्प होता है, और अगर उसमें नर होता है तो वो पुंकेसरी पुष्प कहलाता है। इसके बाद में आता है नपुंसक पुष्प। ऐसे पुष्प जिसमें पुंगव और जायांग दोनों ही नहीं होते या होते हैं तो वो बंद होते हैं, ऐसे पुष्पों को नपुंसक पुष्प कहा जाता है। आम के अंदर लगते हैं नपुंसक पुष्प। न्यूटर, बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं वो, न्यूट्रल पुष्प न्यूट्रल कहलाते हैं, तो अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर अब इसके बाद आता है मातृअक्ष। एक शब्दावली है मातृअक्ष, आप इनको लिखते चलना। मातृअक्ष, ये मातृअक्ष, मदर एक्सिस। मातृअक्ष क्या है? देखिए, पादप पुष्प शाखा पर जहां पर लगा होता है वो भाग उसका मातृअक्ष कहलाता है। पुष्प जिस अक्ष पर लगा होता है, पुष्प जिस अक्ष पर लगा होता है वो उसका मातृअक्ष या मदर एक्सिस कहलाता है। पुष्प का वह भाग जो मातृ अक्ष की ओर होता है, पुष्प का वह भाग जो मातृ अक्ष की ओर होता है वो उसका पश्च भाग कहलाता है। पश्च भाग यानी पीछे का, मातृ अक्ष की ओर होगा पश्च भाग, मातृ अक्ष से दूर होगा अग्र भाग कहलाएगा, वो अग्र होता है। तो मातृ अक्ष की ओर होता है पुष्प का वह तल, पुष्प का वह तल जो मातृ अक्ष, यानी मातृ अक्ष क्या है? पहले तो पुष्प जिस अक्ष पर लगा होता है, पुष्प जिस अक्ष पर लगा होता है वो अक्ष मातृ अक्ष कहलाता है, मदर एक्सिस कहलाता है। मातृ अक्ष यानी कि मातृ अक्ष का वह तल जो पुष्प पुष्प का वह तल जो मातृ अक्ष मदर एक्सिस की ओर होता है पश्च तल कहलाता है। इसके ठीक विपरीत को अग्र भाग कहा जाता है। ये पश्च भाग हो गया, वो अग्र भाग हो गया। इस प्रकार से पश्च और अग्र कहे जाते हैं। पश्च व अग्र तल को मिलाने वाला मध्य तल, पश्च और अग्र दोनों तल को मिलाने वाला तल जो है वो मध्य तल, उसके मध्य तल तथा इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तल पार्श्व तल कहलाता है। पार्श्व तल के साथ 90 डिग्री कोण बनाने वाला तल होता है, जो कि अग्रतल पार्श्व तल और अग्रतल दोनों को मिलाने वाला होता है, पार्श्व तल कहलाता है। जो 90 डिग्री कोण बनाता है पार्श्व तल कहलाता है। इन दोनों तलों के मध्य से निकलने वाली, इन दोनों तलों के मध्य से निकलने वाले तल को या निकलने वाले तल जो है उसको विकर्ण तल कहा जाता है। विकर्ण बीच में जो निकलता है विकर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर ये कुछ शब्दावली था मातृअक्ष के बारे में। तो पुष्पासन, पुष्प वृंत, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, नपुंसक पुष्प, पुष्प वृंत, अवृंत, सवृंत, इनके बारे में, परिदल क्या है, बाह्यदल, पुंज, सबके बारे में हुआ। इसके बाद में आते हैं अब हम सम्मिति, पुष्प की सम्मिति। तो यहां पर भी है कि त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सम्मित, फिर एक व्यास सम्मित और असम्मित, त्रिज्या सम्मित, एक्टिनोमॉर्फिक। देखिए त्रिज्या सम्मित क्या है? जब पुष्प किसी भी तरह से काटा जाए, खड़ी काट से, जब एक पुष्प को खड़ी काट से काटा जाए तो वो बराबर भागों में, किसी भाग से काट ले तो बराबर भागों में बट जाए। अर्थात 5 पंखुड़ियां हैं तो 2.5 पंखुड़ियां एक तरफ हो जाए, 2 से 2 एक तरफ हो जाए, तो वो त्रिज्या सम्मित कहलाता है। किसी पुष्प को किसी भी लंबवत तल पर केंद्र से गुजरने वाले काट से काटा जाए और उसके 2 भाग बराबर बन जाए, उसे त्रिज्या सम्मित कहा जाता है। किसी पुष्प किसी भी लंबवत तल पर केंद्र की संधि में काटने पर 2 बराबर भाग बने तो उसे नियमित या त्रिज्या सम्मित पुष्प कहा जाता है। तो किसी पुष्प को किसी भी लंबवत काट से, उसके केंद्र से गुजरने वाली काट से काटा जाए और 2 बराबर भागों में बट जाए तो उसे नियमित पुष्प या त्रिज्या सम्मित पुष्प कहा जाता है। जैसे धतूरा,
सरसों आदि के अंदर। गुड़हल भी है, धतूरा भी है, सरसों भी है। यदि पुष्प को एक खास लंबवत काट से, देखिए मैं आपकी डायग्राम बना के दिखाता हूं। पुष्प आरेख पुष्प ऐसे ही, जैसे ये दल, ये दल हो गए, ये भी दल है और यहाँ पर भी दल है, ये दो दल जुड़ गए आपस में। अब इस पुष्प को आप कैसे काटो, इस चित्र को आप कैसे काटो कि बराबर दो भागों में बटे। अगर आप ऐसे काटते हो, देखिए काट के, ये तो कटा ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो गया ही नहीं तरह थोड़ा बहुत भी, तो ये काट यहाँ पर नहीं लग सकती। इसके अलावा और कोई काट काट के देखिए, सिर्फ एक काट ऐसी होगी जो इनको बराबर बांट देगी। ये देखिए ये काट कट गई, ये इधर एक रह गई, ये भी रह गई, इधर एक, इधर रह गई, इससे भी आधा हिस्सा हो गया। तो ऐसे पुष्प जिनको सिर्फ एक ही लंबवत काट के द्वारा काटा जा सकता है, वो एक व्यास सममित पुष्प कहलाते हैं। जैसे मटर के अंदर, मटर, चना, उड़द, मूंग इनके पुष्प होते हैं, वो एक व्यास सममित पुष्प होते हैं। तो यदि पुष्प को एक खास लंबवत तल पर काटने पर दो बराबर भागों में बटे तो उसे अनियमित या एक व्यास सममित पुष्प कहा जाता है। उदाहरण गुलाब, मटर के अंदर। यदि पुष्प को किसी भी तल से काटने पर दो बराबर भागों में नहीं बटता है, यदि पुष्प को किसी भी तल से काटने पर, यहाँ पर लिखा था सममिति अभी अपने, तो यदि पुष्प किसी भी तल से काटने पर दो बराबर भागों में नहीं बटता है तो ऐसे पुष्प को असममित पुष्प कहा जाता है। जैसे कैना, आर्किड, जैसे कैना व आर्किड्स में, कैना, केला नहीं, कैना, ये शब्द है कैना। कैना के अंदर, आर्किड्स के अंदर ऐसे पुष्प होते हैं जिनको किसी भी तल से काटने पर बराबर भागों में नहीं बढ़ते हैं। ऐसे पुष्पों को असममित पुष्प कहा जाता है, एसिमेट्रिकल पुष्प कहते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिकल, तो इस प्रकार से तीन प्रकार के पुष्प हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, जैसा में किसी भी लंबवत काट से काटते हैं, केंद्र से गुजरने वाली काट से काट, किसी भी लंबवत काट से दो बराबर भागों में बढ़ते हैं, उसे नियमित या त्रिज्या सममित पुष्प कहते हैं। यदि किसी पुष्प को केवल एक लंबवत काट के द्वारा, एक खास लंबवत काट के द्वारा काटा जाए तो ऐसे बराबर भागों में बट जाए तो ऐसे पुष्प को एक व्यास सममित जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। ऐसे पुष्प जिनको किसी भी काट के द्वारा किसी भी तल से काटा जाए वो बराबर भागों में नहीं बटते हैं, उन पुष्पों को एसिमेट्रिकल या असममित पुष्प कहते हैं। जैसे कि कैना व आर्किड्स में पुष्प के पुष्प पत्रों की संख्या के आधार पर दो या दो के गुणक होने पर पुष्प में पुष्प पत्र, देखिए अब जो पुष्प पत्र जैसे पंखुड़ी है, एक गुड़हल का फूल होता है, उसमें गुलाब का फूल, बहुत सारी पंखुड़ियां उसके अंदर। तो एक पुष्प के अंदर पंखुड़ियां जो है वो चक्र में कितनी है, दो है, तीन है, चार है या पांच है। पांच पंखुड़ियों का एक ही चक्र है, फिर पांच का एक चक्र है, ऐसे हो सकते हैं। दो का एक चक्र, दो पंखुड़ियां है, फिर दो का दूसरा चक्र है। यानी कि देखो जैसे कि यहाँ पर एक चक्कर ये हो गया, यहाँ पर पांच पंखुड़ियां, फिर एक चक्कर और हो गया ऊपर यहाँ पर। तो इस प्रकार से चक्कर पांच पांच के हैं, दो दो के हैं, तीन तीन के हैं, तो उनके लिए भी शब्द है। अगर पुष्प के अंदर दो या दो के गुणा में, दो या दो के गुणा में चक्कर बने हुए हैं तो द्वितीय कहलाएगा। तीन हो या तीन के गुणा में हो तो तृतीय पुष्प होता है, और ऐसे ही चार होंगे तो चतुर्थी पुष्प होता है, चतुर्थी पुष्प होता है। इस प्रकार से इनको तृतीय, द्वितीय, चतुर्थी और पंचतई कहलाते हैं। यहाँ पर ये कुछ पुष्पों की शब्दावली थी, इसके बाद में और भी है, पुष्पों के बारे में बहुत कुछ है जो अपन अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आपको जहां भी कोई समस्या आती है, 11वीं क्लास के स्टूडेंट, नए स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, साइंस के अंदर नए नए आते हैं, इसलिए तो जहां भी कहीं आपको समस्या आ रही है उसके लिए आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपके सवालों को जरूर सेटिस्फाई कर दूंगा। तो आज इतना ही, आगे क्लास